नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की रात पाकिस्तान पर क्यों भारी पड़ने जा रही है? आज की रात पाकिस्तान सेना के लिए, जनता की बात नहीं, पाकिस्तान सेना के लिए निर्णायक क्यों है, डिसाइसिव क्यों है? अब कई फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ, इधर उधर की बातों के साथ नहीं, फैक्ट्स के साथ और टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जर्नल के साथ मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं और यह भी बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने अब तक की सबसे बड़ी गलती, बिगेस्ट मिस्टेक या यूं कहें ब्लंडर, 8 मई की रात ऐसा क्या कर दिया और ऐसा क्या हुआ कि भारत की तीनों फौज यानी सेना, वायुसेना और थल सेना, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी अब तक का पिछले 40-50 वर्षों का सबसे बड़ा एक्शन शुरू करने जा रही, बल्कि यूं कहूं शुरू हो चुका है कुछ हद तक। अब दोस्तों, भारत क्या करने जा रहा है आगे, इसको लेकर रात से ही तैयारियां हो रही थी। आप कह सकते हैं तड़के सुबह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, इनके बीच में बातचीत हुई है, क्लोज डोर मीटिंग्स हुई है और उसके बाद फाइनली सुबह जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम मीटिंग हुई, जिसमें भारत की सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे। इसके अलावा वायु सेना के मुखिया एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब थे और नेवी, थल सेना के जो आप कह सकते हैं जो समंदर की ताकत है भारत की नेवी, उसके चीफ एडमिरल त्रिपाठी थे। तीनों ने अपने प्रेजेंटेशंस दिए, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, क्लियरेंस हुई वहाँ पर। अब ये जो एग्जैक्ट प्लान है हिंदुस्तान की फौज का, ये तो मैं आपसे साझा नहीं कर सकता हूँ और आप अप्रिशिएट भी करेंगे कि ये बातचीत नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे। लेकिन एक बात का मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ, आश्वस्त आपको कर सकता हूँ, जो मेरी बातचीत हुई है कुछ बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ, कि बहुत ज़बरदस्त तैयारी, ऐसी तैयारियाँ हैं जो शायद पिछले कई दशकों में हिंदुस्तान ने नहीं की थी। अब दोस्तों, अगर आप मुख्य धारा की मीडिया देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, न्यूज़ चैनल्स देखें या खासकर सोशल मीडिया देखें, ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सी बातें वहाँ पर हो रही हैं और मुझे लगता है कि उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर 90% से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है अनवेरीफाइड है, उसे कोई जनरल या भारत सरकार में सेना का कोई प्रवक्ता उसकी तस्दीक नहीं कर रहा। ऐसी इन्फॉर्मेशंस पर मत जाइए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगले 24 घंटे, नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशल हैं, बहुत डिसाइसिव हैं और ये शेप अप करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या फुल फ्लेजेड वॉर होगी या कहीं ना कहीं दुनिया का प्रेशर बढ़ेगा और इस युद्ध को टाला भी जा सकता है। तो अगले 24 घंटे बहुत डिसाइसिव, इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आज की रात पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सेना के लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को डिसाइड करना है कि भारत का जो एक्शन है उस पर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और उसका जो रिस्पॉन्स है उसका स्केल क्या होगा। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है। एक घबराहट है, जनरल घबराहट है इस्लामाबाद में और इसीलिए शहबाज शरीफ ईरान से बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं, उनकी बात ओमान से हो रही, उनकी बात अमेरिका को अप्रोच करने के लिए हो रही। वो चाहते हैं कि किसी कीमत पर एक ऐसे मोड़ पर जहां पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती ना हो, इस युद्ध को टाल दिया जाए। और दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर, मैंने पहले भी कहा है कि ये वो शख्स है जिसके हाथ में पाकिस्तान की सारी हुकूमत है, वो चाहे पॉलिटिकल पावर हो या मिलिट्री पावर हो या इंडस्ट्रियल पावर हो, सबका मालिक एक है, जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन बढ़े और अगर ये जंग की दिशा की तरफ ये कन्फ्लिक्ट जाए तो आसिम मुनीर को इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सबसे पहले अपनी गद्दी बचानी है और ख़ासकर वो जो बगावत हो रही है पाकिस्तान की सेना में या पॉलिटिकल सेटअप में, उसके निशाने पर जनरल मुनीर हैं। दूसरी तरफ मेरी जो एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई है, चाहे वो डिफेंस के एक्सपर्ट हों, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट, उनका कहना है कि पाकिस्तान आज की स्थिति में, आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए 4 बड़ी मुसीबतें, और ये ऐसी मुसीबतें हैं कि पाकिस्तान अगर इन मुसीबतों का हल नहीं ढूंढ पाता
तो कहीं ना कहीं शिकस्त का जो उसका रास्ता है वो साफ होता जा रहा है। और ये 4 मुसीबतें मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा, फिर मैं सीधे जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लों के पास चलूँगा, जो 1971 वॉर के हीरो रहे हैं, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, बहुत से खुलासे करने जा रहे हैं, उनके साथ मैं आपको रूबरू करने जा रहा हूँ। लेकिन ये जो 4 दुखती रगें हैं पाकिस्तान की, 4 बिग ट्रबल, वो मैं बताना चाहता हूँ एक ही लाइन में, वो मैं बताना चाहता हूँ, चंद सेकंड चाहता हूँ आपसे। नंबर 1, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा शॉक लग रहा है वो ये लग रहा है कि चीन खुलकर साथ नहीं दे रहा है, सॉलिडेरिटी नहीं दिखा रहा है। चीन का जो ताज़ा बयान है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों धैर्य रखें, सब्र से काम रहें और जंग की तरफ इस कन्फ्लिक्ट को ना बढ़ाएं। अब पाकिस्तान को लगता था कि चीन ये कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये चीन ने नहीं कहा। क्या कारण है आगे मैं इस पर बताऊंगा। और दूसरा कारण, पाकिस्तान पर अमेरिका का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस ने इस्लामाबाद को सीधे कम्युनिकेट किया आज सुबह कि वो जंग के जैसे हालात ना पैदा करे, यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान खामोश रहे, बैकफुट पर आए और हालात को जंग की तरफ ना ले जाए। ये सीधे सीधे अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा। अब अगर ये बात पाकिस्तान नहीं मानता तो फिर आप सोच सकते हैं कि आधे से ज़्यादा इक्विपमेंट, चाहे वो F-16 हो या गन्स हो या मोटार्स हो, 50% एम्यूनेशन अमेरिका का है, अमेरिका के साथ की ज़रूरत है और अमेरिका की आर्थिक मदद की भी पाकिस्तान को ज़रूरत है। अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ रहा है। और तीसरी बड़ी जो मुसीबत है वो उनकी टेक्टिकल मुसीबत है, वारफेयर को लेकर मुसीबत है। और मुसीबत ये है कि पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर गोला बारूद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 दिन, अगर फुल फ्लेजेड वॉर होती है तो 5 से 6 दिन युद्ध लड़ने का गोला बारूद है, यानी गोला बारूद की ज़रूरत है। और गोला बारूद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो चाइना से ले या टर्की से ले या किसी यूरोपियन कंट्री से ले, पेमेंट पे ही मिलता है, प्रीमियम पे ही मिलता है। मुफ्त में गोला बारूद ना तुर्की देगा, ना चीन देगा, ना कोई देश देगा। तो पाकिस्तान की आर्थिक समस्या भी है कि ये गोला बारूद, एम्यूनेशन कैसे प्रोक्योर किया जाए। अगर ये जंग ज़्यादा दिन चलती, 10 दिन 15 दिन के बाद चलती, तो पाकिस्तान क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ी उसकी एक उलझन है। और नंबर 4 बहुत ऑब्वियस है, बलूचिस्तान जहाँ विद्रोह भड़क रहा है पाकिस्तान के मुखालिफ, वहाँ पर गोरिल्ला वार चल रही है बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में। तो एक फ्रंट बलूचिस्तान में खुला है और दूसरा फ्रंट तालिबान ने खोल रखा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर पर, पख्तून इलाके में, जहां पिछले 3 दिनों से भारी शेलिंग, गोलीबारी हो रही है। तो बलूचिस्तान और अफगान बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एम्यूनिशन की है, अमेरिका का प्रेशर है, चीन खुलकर सामने नहीं आ रहा, पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। बहरहाल भारत ने एक्शन शुरू कर दिया और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक्शन है, दशकों बाद ऐसा एक्शन भारत की फौज लेने जा रही है। सवाल इस बात का है, जो बिग क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, ये जो एक्शन है इसका रिस्पॉन्ड कैसे करें, पाकिस्तान के पास विकल्प क्या है। क्या जनरल आसिम मुनीर, जो ऑल इन ऑल है पाकिस्तान में इस वक्त, सारी हुकूमत उन्हीं के हाथ में, क्या जनरल आसिम मुनीर की सेना अपना रिस्पॉन्स बढ़ाती है, एस्केलेट करती है, या रिस्पॉन्स एक बहुत ही कंट्रोल्ड होता है, या फिर बैकफुट पे जनरल आसिम मुनीर की सेना जाती, या फिर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो कोशिश है पाकिस्तान की वो ये है कि इस टेंशन को, इंडिया पाकिस्तान के इस टेंशन को, कन्फ्लिक्ट को जंग की तरफ बढ़ाया जाए। तो पाकिस्तान क्या जंग की बढ़ बढ़ेगा, रिस्पॉन्स को वो आगे बढ़ाएगा, एस्केलेट करेगा, या फिर 2 कदम पीछे आएगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। और ये जो फैसला है पाकिस्तान को अगले 24 घंटे से 48 घंटे में लेना है कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा भारत के एक्शन को लेकर। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि 8 मई की रात पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती करी जब उसने भारत के तमाम एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, अपने जेट उतार दिए मैदान में, मिसाइल्स छोड़ी। हालांकि सारे हमले नाकाम रहे, लेकिन ये बड़ी गलती थी, बारी हिंदुस्तान की है। उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा? क्या भारत के रिस्पांस में पाकिस्तान की कार्रवाई पहले से भी ज़्यादा होगी या पाकिस्तान 2 कदम पीछे आएगा? अगले 48 घंटे में
पाकिस्तान को डिसाइड करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे में या 48 घंटों में पाकिस्तान क्या फ़ैसला लेगा, पाकिस्तान की सेना, बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, सामरिक प्रश्न है, और जितना ही इम्पॉर्टेंट है उतना ही मुश्किल है। और मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता इसका जवाब नहीं दे सकता। ये वारफेयर का मामला है, ये चुनाव नहीं है। ये जवाब यही साहब दे सकते हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, आर्मी के चीफ हमारे, या फिर सीडीएस अनिल चौहान साहब दे सकते हैं। अब लेकिन ये तो युद्ध लड़ रहे हैं, ये तो एक्शन में है, तो फिर बात है कि जवाब आखिर दे कौन सकता है। और मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान की सेना का, हिंदुस्तान की फ़ौज का जनरल रहा हो, जिसने जंग लड़ी हो, जिसने जंग जीती हो, जिसने पाकिस्तान को शिकस्त दी हो, जो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ़ हो, ऐसा ही कोई जनरल इन सवालों का जवाब दे सकता है। और मेरी खुशकिस्मती है, आपकी भी खुशकिस्मती है कि आज मैंने फिर से जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लों साहब को बुलाया है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे न्योते को स्वीकार किया और वो आए और खुलकर एक एक सवालों का जवाब दिया। चाहे चाइना पे सवाल हो, चाहे जनरल मुनीर पर सवाल हो, चाहे स्ट्रेटजी पर सवाल हो, चाहे पाकिस्तान के पास गोला बारूद कितने दिन का है उसका हो, पाकिस्तान के नेक्स्ट स्टेप को लेकर हो, हर सवाल का जवाब जनरल ढिल्लों साहब ने देने की कोशिश की। मुझे लगता है कि अगर आपको इस जंग की या जंग की तरफ बढ़ते हुए ये जो हालात हैं उसकी तस्वीर एकदम क्लियर करनी है, तो कम से कम किसी जनरल को सुनिए, ऐसे जनरल को सुनिए जिसने पाकिस्तान को शिकस्त दी हो, जिसके पास 40-42 साल का तजुर्बा हो। सुनिए जनरल ढिल्लों को। जनरल साहब, आपने तो कई जंग लड़ी हैं और जंग जीती हैं, और पाकिस्तान का तो पूरा एक्सरे आपके पास है। पाकिस्तान ने जिस तरह से एक इरादा किया, देखिए जो बात सच्चाई है कि पाकिस्तान चाहता था कि हमारे जो एयर बेस हैं, जहां हमारे लड़ाकू विमान खड़े हैं, तैनात हैं, जहां से हमारे लड़ाकू विमान राफेल है या फिर सुखोई है, वो वहां से टेक ऑफ करते हैं, वो उसके निशाने पर था और उसने कोशिश करी, साजिश पूरी रची। ये अलग बात है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने, S-400 डिफेंस सिस्टम ने उसके हर इरादे को नाकाम किया। लेकिन यहां पर एक मैं चीज पूछना चाह रहा हूं, भारत के सेना के जनरल से पूछना चाह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान ने हिमाकत नहीं करी कि अपना F-16, अपना J-17 जो चाइना का फाइटर प्लेन है, उसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, जिसको हमारे भारतीय सेना ने मौके पर मार गिराया। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने हमारी सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेजे। आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, ये एक उसने एक सेल्फ गोल कर लिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब हिंदुस्तान की फौज जाग गई है पूरी तरह से। बिल्कुल, जो उसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, और लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, उसके एयरक्राफ्ट ने क्रॉस किया है, ये बहुत ही गलत चीज है, ब्लंडर है, एस्केलेटरी लैडर पे जरूर ऊपर चढ़ा है। पाकिस्तान की इच्छा जरूर है कि वो कहीं ना कहीं अपने आवाम को दिखा सके, 1, 2, 3, 4 जगह जहां उसने खास नुकसान किया हमारा। अगर आज की तारीख आप देखें, तकरीबन 60 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम बीता है, 2.5 दिन होने वाले हैं, वो क्या दिखा सकता अपनी आवाम को कि मैंने सांबा, अपने रजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, तीथवाल, तंगधार, इन एरिया में उसने शेलिंग करी है। अपने आवाम को अपने सक्सेस, पाकिस्तान की आर्मी की सक्सेस वो क्या दिखाएगा, क्या कर पाया है? हम दिखा सकते हैं कि हमने 9 टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए, तकरीबन 100 टेररिस्ट को मारा है, और कई इंपॉर्टेंट टेररिस्ट भी मरे हैं। हमने बहावलपुर स्ट्राइक किया, अपने बाकी 8 जगह पे हमने स्ट्राइक किया है और बहुत डैमेज किया है। वो क्या दिखा रहा है, वो क्या दिखा सकता है? अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो छाती निकाल के वो कह सके कि मैंने ये किया है। अभी तक तो कुछ नहीं किया है। तो वो कहीं ना कहीं देख रहा है कि कोई 2-3 सक्सेस, अच्छे सक्सेस वो दिखा सके जो हम उनको नहीं दिखाने देंगे। जी जनरल साहब, एक एक सवाल और, आपको क्या लगता है कि
चाइना या टर्की या बाकी जो देश हैं, कितनी मदद पाकिस्तान की करेंगे? और पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस डिपो है, उसमें पिछली मीटिंग में ये कहा गया था सिर्फ 96 घंटों का गोला बारूद है। क्या पाकिस्तान अगर इस जंग को लड़ना चाहता है, क्या 6-7 दिन के आगे जंग लड़ पाएगा? और अगर वो नहीं लड़ सकता तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान को अपनी हद पता है और पाकिस्तान को ये भी पता है कि जो वो पत्ते खेलेगा, उस तरीके से खेलेगा कि कहीं न कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी, जंग रुकवाएगी और उसको खाली हाथ जंग के मैदान पे नहीं बैठना पड़ेगा। उसको ये शायद उसकी स्ट्रैटेजी है कि 2-3 दिन में मैं कहीं न कहीं अच्छी तरह कहीं सफलता दिखा सकूँ अपनी आवाम को और फिर कोशिश करूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मेरा हाथ रोके और मैं रुक जाऊँ और आवाम को दिखा सकूँ कि देखो, मैंने ये इतनी तबाही करी है, इतनी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और मेरे को रोका गया है, अभी हम स्टॉप कर देते हैं, थम जाते हैं। उसकी ये कोशिश होगी, उसको पता है कि वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसको पता है उसके पास तादाद नहीं है ये काम करने के लिए, पर कहीं न कहीं वो कोशिश कर रहा है कि अपनी इज़्ज़त बचे और वो भी देश की इज़्ज़त नहीं, सिर्फ जनरल मुनीर साहब की इज़्ज़त बचे। ओके। एक बड़ी बात जनरल साहब ने कही दोस्तों, जनरल साहब ने क्योंकि भाई खुद 1971 से लेकर और कारगिल तमाम जंगें देखी हैं, लड़ी हैं, जनरल साहब ने जीती। जनरल साहब एक बात कह रहे हैं, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं जनरल मुनीर की कि जनरल मुनीर चाहते हैं कि ये जो 2-3 दिन का जो गैप है, इस गैप में हिंदुस्तान पर हमारे ऊपर कोई बड़ा हमला कर दें। हमला करके ये दिखाएं कि पाकिस्तान जो है वो डरा नहीं है, पाकिस्तान बैकफुट पर नहीं है और उसके बाद पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, रशिया, चाइना ये हस्तक्षेप करके जंग को रुकवा दें और फिर पाकिस्तान अपनी छाती चौड़ी करके दिखाए कि देखिए साहब हम में तो बड़ी हिम्मत थी, हमने तो पूरी तरह से डट के मुकाबला किया, ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है शांति के लिए, इस वजह से हम चुप हो जा रहे हैं। पाकिस्तान ये चाहता है और एक चीज और जनरल साहब ने कही कि गोला बारूद जो है एम्यूनेशन जो पाकिस्तान के पास है 4-5 दिन से ज्यादा मैदान में टिकने का नहीं है। तो पाकिस्तान एक बड़ा रिस्क ले रहा है कि 2-3 दिन ऑल आउट जाए, एग्रेसिव जाए और उसके बाद जो है हस्तक्षेप हो और शांत हो जाए। ये आप जनरल साहब कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान 2-3 दिन में थोड़े से अटैक करके और फिर पीछे आना चाहता है और उसे उम्मीद है कि चाइना और सऊदी अरब और अमेरिका अल्टीमेटली ये जंग जो है रुकवा देंगे, जंग की तरफ दो मुल्कों को बढ़ने नहीं देंगे। पाकिस्तान को ऐसा लगता है? जो कुछ पाकिस्तान ने करना है, उसको पता है कि अगले 2-3 दिन है। अगर वो कुछ करना चाहे तो मैं तो कहूँगा कि 1-2 दिन में अगर उसने कुछ करना तो कर ले, नहीं तो उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। अगर कुछ करना है तो अगले 48 घंटे में शायद वो करेगा और उसके बाद देखा जाएगा कि उसका अंजाम क्या है। जो भी वो करेगा उसका अंजाम होगा, उसका प्राइस है। वो नहीं है कि वो कर ले और फिर वो बैठ जाए और बोले कि मैंने जो करना था कर दिया, अब रोको। अगर वो कुछ करेगा तो रोकेंगे हम, वो नहीं। वो हमारा हाथ नहीं रोक सकेगा। जी तो करना है जनरल अगले साहब, 48 घंटे की करेगा और उसके बाद देखेंगे कि हम उसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे। मेरा सवाल जनरल साहब ये है कि आप आज आज की तारीख में आप रिटायर्ड हैं लेकिन जनरल हैं। मान लीजिए आप आर्मी के जनरल होते, रिटायर ना होते, आप आर्मी के जनरल होते, ये सिचुएशन होती जो हम देख रहे हैं पिछले 48 घंटे में कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन के हमले करने की कोशिश कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, अपने फाइटर प्लेन भेज रहा है, हालांकि उसके फाइटर प्लेन गिराए गए हैं। इस तरह की नौबत होती और फिर कहीं कुछ डैमेज पाकिस्तान करता और आप हमला कर देते, उसके बाद अगर युद्ध की नौबत आती तो क्या प्राइम मिनिस्टर, भारत सरकार युद्ध डिक्लेयर करती है? उसका प्रोसीजर क्या है, कुछ बताएंगे? जरूर भारत सरकार को युद्ध डिक्लेयर करेगी तभी हम एक्शन लेंगे। अभी जो ये है, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ एस्केलेशन जो 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने शुरू कर।
उसका कंटिन्यूएशन है। स्टेट ऑफ वॉर जो हम बोलते हैं वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, मोबिलाइजेशन डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अभी तक जो है थोड़ा सा डाइकोटमी है। हम जरूर तैयार हैं, हम जरूर फायरिंग कर रहे हैं, हम जरूर अपने सारे सिस्टम्स तैयार रखे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, एयरफोर्स इस्तेमाल हो रही है, आर्मी इस्तेमाल हो रही है। जहां हमने रोकना है हम रोक रहे हैं, जहां हमने ठोकना है हम ठोक रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं। और स्टेट ऑफ वॉर जो है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। ये एक जी हाइटेंड सिचुएशन है, थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, पर आजकल ये एम्बिग्विटी का जो स्टेट है जी उसमें काम करना पड़ेगा जी। कि मान एम्बिग्विटी लीजिए है। मान लीजिए भारत सरकार देख कुछ लगता है कि अब युद्ध की नौबत आ गई है और युद्ध डिक्लेयर हो जाता है और आप मान लीजिए भारतीय फौज के जनरल हैं इस वक्त, तो फिर आपका क्या अगला स्टेप क्या होगा कि आप जो फौजें हैं उनको बॉर्डर पे तैनात करेंगे या फिर आप बार बार सरकार से पूछेंगे या फिर पूरी छूट है, फिर आप डिसाइड करेंगे, आपके कोर कमांडर डिसाइड करेंगे, फिर युद्ध कैसे बढ़ता है? देखो जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक दफा स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर हो जाएगा, फिर रोज रोज की कार्रवाई के लिए हमको कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। हम डिप्लॉय होंगे, अपने अपने एरिया इलाके जो हमको हमारे हैं वहां जाएंगे और जो हम एक्शन ले सकते हैं दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, वो हम करेंगे। मतलब वो उसके लिए आप हमको वो जनरल डिसाइड करेगा। वो जनरल डिसाइड करेगा। जनरल आर्मी के आर्म फोर्सेस के अंदर अंदर जनरल, एडमिरल और एयर मार्शल तीनों डिसाइड करेंगे। जी तीनों बैठ करके डिसाइड करेंगे कौन से ऑपरेशन जॉइंटली लॉन्च करने हैं, कहां किसने क्या लॉन्च करना है। तो उस टाइम एक दफा स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर हो जाए, फिर मैं अपना एक हाथ पीठ के पीछे नहीं रख सकता हूं। दोनों हाथ मेरे आगे होंगे और मैं ठोकूंगा और रोकूंगा बिना ओके किसी हिच के। अभी जो है हम डिप्लॉयड हैं, काफी जगह पे डिप्लॉयड हैं, पर कहां हिट करना है, कब हिट करना है, कितनी तो आप तादाद लोग में, जी अभी आप लोग हम रिस्ट्रेन्ड हैं। अभी हम रिस्ट्रेन्ड हैं, पूरे ऑल आउट फाइटिंग नहीं हो रही है। कल भी जो हमने अटैक किए हैं, कई शहरों के ऊपर अटैक किए हैं, कई रडार सिस्टम्स उनके डाउन किए हैं, स्टेट ऑफ वॉर नहीं है। हम एक मैसेज भेज रहे हैं कि देखिए संभल जाओ। यही नहीं कि आप मारोगे हम भी मारेंगे, आप संभल जाओ। पर ये स्टेट ऑफ वॉर नहीं है जहां पूरे फ्रंट के ऊपर हम करें, खोल दें अपना पूरा बारूद जो हम कर सकते हैं, जो पूरी हमारी ताकत है उसके साथ अगर हम कर सकें, वो स्टेट अभी तक नहीं आई। अभी तक हम संभले हुए हैं। युद्ध के दौरान जनरल साहब, युद्ध के दौरान, क्योंकि आप तो जनरल आर्मी के हैं, अब एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल होते हैं जो एपी सिंह साहब हैं, और अगर हम नेवी देखें, भारत की नेवी देखें, जो समंदर की हमारी ताकत है, वहां पर हमारे पानी के जहाज हैं, हमारे युद्धक विमान हैं, हमारी पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स हैं, उसमें न्यूक्लियर वेपन भी लगे हुए हैं, वो त्रिपाठी साहब देखते हैं। तो ये आप लोग कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं? रोज मीटिंग होती है? मतलब एयरफोर्स एक अलग विंग है, नेवी एक अलग विंग है, आर्मी अलग विंग है, ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? क्या हर लेवल पर होता है? ब्रिगेडियर के लेवल पे, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे, जनरल के लेवल पे, कैप्टन के लेवल पे? ये थोड़ा-सा अगर मोटा-मोटा हम समझाने की कोशिश करें कि युद्ध में ये कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? दीपक, एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अपने जनरल चौहान साहब, जी, वो तीनों सर्विसेज को वो हेड हैं। और कोऑर्डिनेशन होता है जहां भी कोई ऑपरेशन इकट्ठा किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा डिजायर्ड लेवल, किस लेवल पे लॉन्च हो रहा है। डिविजनल लेवल ऑफेंसिव है, कोर लेवल ऑफेंसिव होगा, किस लेवल का होगा, उस लेवल से लेकर के नीचे तक हर रंग के ऊपर कोऑर्डिनेशन होगा। तो ओके, ये जो है सिस्टम इन प्लेस है। These systems are already in place. There's a chief of defense staff. He has an integrated defense staff headquarter. पूरा हेडक्वार्टर है, तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उसके नीचे ऑफिसर्स हैं और कोऑर्डिनेशन का पूरा तरीका है। सिस्टम्स हैं, ट्राइड है, टेस्टेड है, इस्तेमाल किए हैं। ये नहीं कि पहली दफा हम करेंगे। और जो टास्क है जिसमें तीनों सर्विसेज काम करेंगी,
उसके जो रूल्स हैं और किस तरह से कोऑर्डिनेशन होना है, किस लेवल पे होना है, कौन करेगा, वो सब तय है और सिस्टम सारे इन प्लेस हैं। सिर्फ करने की जरूरत है, टास्क मिलने की जरूरत, और हम कर सकते हैं। आपको लगता है कि क्या भारत की सेना इंटरनेशनल बॉर्डर पे घुस सकती है युद्ध के समय? क्या जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाक अधिकृत कश्मीर में, उस पे भी घुस सकती है? ये हमारे अंदर पोटेंशियल है और युद्ध के टाइम पर कोई बॉर्डर नहीं होता, युद्ध के टाइम पर कोई सीमा नहीं होती, सारी सीमाएँ लाँघी जाती हैं और ऐसी स्थिति में आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की फ़ौज की कैपेबिलिटी आपको क्या लग रहा है कि एक दफ़ा अगर घुस गई तो फिर अ, इस्लामाबाद तक भी पहुंच सकती भारत की सेना? जैसे मैंने कहा कि अभी हम रिस्ट्रेन्ड हैं, हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं और सिर्फ वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अगर स्टेट ऑफ वॉर होगा, पूरे फ्रंट के ऊपर होगा, ना कि अलग अलग सेक्टर्स में, और पूरा जंग जब छिड़ेगी, जहां भी हमने जाना है, जहां भी हमारे कमांडर्स हैं, वो तय करना है कि इस जगह में जाना है और यहाँ सबक सिखाना है, हम सिखाएंगे। पर उसके साथ साथ बाकी पूरे फ्रंट के ऊपर जहां भी हम एडवांटेज ले सकते हैं, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा और बिल्कुल बहुत बड़ा, वो हम पूरा एडवांटेज लेंगे। जमीन कैप्चर करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे उसके एसेट्स, उसकी जो पूरी वॉर मशीनरी है उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके जो वॉरशिप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, पूरे तबाह कर सकते हैं, जो हमने करने हैं, जो हम डिसाइड करें करने के लिए। पूरी जी, जंग जब वॉर डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद कोई हिच नहीं है। जो हम समझते हैं कि जीतने के लिए हमको डिस्ट्रॉय करना है, वो हम करेंगे और वो भी अपना कोशिश करेंगे। जी। बड़ी बात जनरल साहब ने कही। जनरल साहब ने कहा कि देखिए अभी तो युद्ध नहीं है, इसलिए भारत की जो सेना है, थोड़ा-सा रिस्ट्रेंट कर रही है, थोड़ा-सा आप कह सकते हैं अंकुश रख रही है, अपने को सँभाल रही है, सब्र कर रही है। लेकिन ये सब्र का बाँध टूट जाएगा जब सरकार कहेगी कि अब हम युद्ध में जा रहे हैं और युद्ध में जाते ही जनरल साहब ने कहा कि सबसे पहले निशाने पाकिस्तान की सेना के ठिकाने, उनके ब्रिगेड ऑफिस, उनके कमांड हेडक्वार्टर, उनके एयर बेस, उनके ऑर्डिनेंस डिपो जहाँ असला है, गोला-बारूद रखा है, वो सब भारत के पास सारे कोऑर्डिनेट्स उपलब्ध हैं और ये टारगेट पे सबसे पहले होंगे और ये बढ़ते-बढ़ते शहरों पर भी कब्ज़ा हो सकता है, एलओसी के अंदर भी कब्ज़ा हो सकता है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी कब्ज़ा हो सकता है और जो नेवी है वो कराची बंदरगाह है या बाकी के जो पोर्ट्स हैं, उस पर भी अटैक कर सकती है और कुल मिलाकर हिंदुस्तान की सेना पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ सरकार ये तय करे कि युद्ध लड़ना है, नहीं लड़ना है। पाकिस्तान सरेंडर करेगा, पाकिस्तान बैकफुट पे जाएगा, नहीं जाएगा, इसका सिर्फ इंतज़ार हो रहा। एक आखिरी सवाल जनरल साहब पूछना चाहूँगा क्योंकि आपके पास तो खजाना ही खजाना जानकारी का है, क्योंकि युद्ध की नौबत है इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि आप जवाब देंगे नहीं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्या चाइना चाइना एक दुखती रग है इस जंग में? क्या चीन समझदारी के साथ, चालाकी के साथ न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा या चीन सीधे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा? पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा या चीन जंग नहीं लड़ेगा? ये मुझे ज़रा स्पष्ट करिए जनरल साहब। दीपक, चीन जो है, मैंने पहले कहा था, वो आज, कल, परसों, अगले साल, 10 साल, 5 साल की नहीं सोचता, बहुत लंबा सोचता है। चीन की फिलॉसफी होती है कि बिना लड़े जीतो। अगर हो सके तो बिना लड़े जीतो, अगर लड़ना है तो लड़के जीतेंगे। वो जो है, पिछले आप 50 साल में देखो कहां लड़े हैं। जहां भी हो सकता है वो अवॉइड करते हैं। तो अगर पाकिस्तान सोचता है कि चीन की फौज आएगी, उनके साथ लड़ाई की मैदान में खड़ी होगी, वो बिल्कुल नामुमकिन है जहां तक मेरा सोच है। नहीं होगा। उनको एयरक्राफ्ट दे दे कुछ, ठीक है। उनको गोला बारूद दे दे, ठीक है। उनको गाड़ियां दे दे, मिसाइल दे दे, जो कुछ और देना है दे दे। पर उनकी फौज जो है, उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं होगा
और ना ही उसकी हम उम्मीद करते हैं। चीन, यस, जहां इंडिया चाइना का बॉर्डर है वहां छेड़ोछाड़ी कर सकता है, जैसे हमारा लंबा बॉर्डर है चाइना के साथ। पाकिस्तान की थोड़ी मदद अगर उसने करनी है तो बाकी बॉर्डर जो है, जो हमारा और चीन का बॉर्डर है, उसके ऊपर कुछ छेड़ोछाड़ी कर सकता है हमारे साथ डायरेक्टली, पर वो पाकिस्तान के साथ जंग के मैदान में खड़े होकर के युद्ध नहीं करेगा। जी। क्या आपको लगता है कि रूस भारत का पक्का दोस्त था, पक्का दोस्त है, पक्का दोस्त रहेगा? और क्या आप पूरी तरह, क्योंकि आपने हमेशा रूस के साथ मिलकर रूस के गोला बारूद, रूस की जो टेक्नोलॉजी है, वो हमको मिली है और हम आज की तारीख में अपने हथियार भी बना रहे हैं। क्या रूस को, रशिया को आप कैसे देखते हैं? एक पक्के दोस्त के तौर पे देखते हैं? और क्या जनरल साहब, रशिया पे आपको पूरा भरोसा है कि रशिया चाहे कुछ हो जाए भारत के ही साथ खड़ा रहेगा? दीपक, वो पुरानी कहावत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन पॉलिटिक्स। हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त थे और इंशाल्लाह वो हमारे दोस्त रहेंगे। पर उसी तरह से हमारी दोस्ती है सऊदी के साथ, यूएई के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, यूके के साथ, ईयू के साथ, सबके साथ है। ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ रूस के साथ है। रूस के साथ तो है, गहरी दोस्ती है, पर हमको ये भी समझना है कि रूस अभी इन्वॉल्व है यूक्रेन में। जी। उनका ध्यान वहां है, उनकी प्रायोरिटी वहां है। वो हमारी मदद करेगा, जरूर मदद करेगा और कर रहा है। उसके स्टेटमेंट्स जो जी। हैं बहुत क्लियर है कि वो मदद कर रहा है और जहां तक हो सकेगा वो करेगा, और उसी तरीके से यूएस भी कर लेकिन रहा आपको है। लगता यूएस है ने भी सऊदी कहा है अरब, ईरान ज्यादा मदद करेंगे भारत की? हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई हमारे पोजीशन को वो अंडरस्टैंड करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, उस टेररिस्ट एक्शन जो हुआ था आपके देश में, उसको आपका हक है कि उसको रिटेलिएट करने के लिए आपका हक है, वो मानते हैं। और उस हक के दायरे के अंदर हमने ये जो ऑपरेशन किया 7 तारीख को, वो उस दायरे के अंदर है, बाहर नहीं है। जी। तो जो कुछ हमने किया वो सब मानते हैं कि ठीक है, जायज है, तुमने किया है। अभी उनकी कोशिश है कि हम दोनों देशों को बोलने के लिए कि स्टेप बैक और कोशिश करो रोकने की। जंग जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। एक तो आपने कहा कि चाइना किसी भी सूरत में इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि जनरल साहब कह रहे हैं कि चाइना का इतिहास उठा के देख लीजिए, हाल फिलहाल का, पिछले कुछ दशकों में चाइना ने कोई जंग नहीं लड़ी। चाइना बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादन की ताकत है। एक बिजनेस के तौर पे वो देश के संबंधों को देखता है। भारत एक बड़ा कंज्यूमर है। चाइना किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली नहीं आएगा। दूसरा, एक बड़ी बात कही कि जो इस्लामिक देश हैं, बड़े इस्लामिक देश हैं, और खासकर इस्लामिक दुनिया का जो सबसे बड़ा लीडर है, जो सदारत करता है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के विदेश मंत्री जिस तरह आए, और उससे पहले सऊदी अरब के साथ भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई क्राउन प्रिंस सलमान साहब के साथ। तो सलमान साहब हों या फिर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो सुल्तान हैं, या वहाँ के जो बादशाह हैं, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, चाहे ईरान हो, ये जो इस्लामिक बड़े मुल्क हैं या जो पावरफुल लॉबी है, वो भारत के स्टैंड को समझती है और उनको ये पता है कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं। तो ये भी उनको पता है, इसलिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कमज़ोरी है, वो ये है कि पाकिस्तान की मदद के लिए ज़्यादातर जो देश हैं वो आगे नहीं आ रहे। सिर्फ पाकिस्तान को एक ही उम्मीद है कि अगर वो 2-3 दिन थोड़े हमले और बढ़ाए और कहीं कहीं ना अपनी फेस सेविंग करे पाकिस्तान में, खासकर जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ, और इस बीच कोई जंग रुकवा दे। जंग रुकवा दे, पाकिस्तान ये चाहता है। खुद बैकफुट पे नहीं आना चाहता, वो चाहता है कि दुनिया जंग रुकवाए, भारत जंग रोके और उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लाइफ मिल जाए। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। लेकिन जनरल साहब ने एक चीज़ और कही कि अगर जंग डिक्लेयर हो गई तो फिर जनरल, आर्मी के, एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल और नेवी के एडमिरल, इन तीनों को पूरी छूट है और पाकिस्तान का हर ठिकाना, उसके कोऑर्डिनेट्स भारत के पास हैं। जनरल साहब,
थैंक यू सो मच, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने खुलकर बातें बताई और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिन में हम फिर से अपने दोस्तों को अपडेट करें। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।